चल Now, draw the graph of linear equation x plus 2y is equals to 8. So, 27th में x plus 2y is equals to 8 का ग्राफ बनाना है and find the points where abscissa is twice the value of ordinate. तो now अब इसके लिए आप लिखो 2y, तो क्या x -8 हो जाएगा? सर 4 और 0 का हो सकता है। हाँ, देखो ये चीज समझ में आई? हाँ, yes. हम y निकालेंगे। अब इसके लिए एक टेबल बनाओ। दिस इज x y। अगर मैं x को 0 रखूं तो y क्या है? बोलो, रखो 0। तो y is equals to 8 minus 0/2। बोलो क्या है? 4। x is equals to 0 तो y is equals to 4। अगर x को 2 रखा जाए तो 2 रख दो तो 3 आएगा सर बात। तो 6/2 तो 3 आ गया। तो 2 पर 3 है, ठीक है। अब देखो, और अगर चलो इतने पे ही हम ग्राफ बना लें 2 पर, तो यहाँ तो 2 पॉइंट लेना ही ठीक है। यहाँ कितने ले लें? 4। तो 0 पर 4 लो और 2 पर देखो 2 पर 3 है। सर 0 पे 4 वो थोड़ा होगा। ओके सॉरी, 0 पर सर तो 4 y एक्सिस पे ही होगा और 1 पे नहीं लिया ना, 2 पर 3। तो इन दोनों को अगर हम मिलाएं 2 पर 3, सो ये इस तरीके से जाएगा ग्राफ। तो ऐसा कोई पॉइंट है कि जहां पर एब्सिसा क्या है? ट्वाइस। एब्सिसा इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट। तो अगर हम ये पता कर लें, एब्सिसा की जगह ट्वाइस लिख रहे हैं, हमारे पास क्या फार्मूला है बताओ? 2y x plus 2y is equals to 8। अगर एब्सिसा ट्वाइस है, ऑर्डिनेट को अगर मैं a मान लूं तो बताओ एब्सिसा को क्या मानूं? 2a तो मैं जान लूं वो a है क्या। सो इफ ऑर्डिनेट क्या है बताओ? a, तो एब्सिसा 2a। तो मैं इसको सॉल्व करूं तो पता चले। देखो x की जगह 2a लिखा, y की जगह लिखा, तो बताओ 4a क्या हुआ? तो a क्या हुआ? 2। तो बताओ ऑर्डिनेट क्या हुआ? फिर क्या? ऑर्डिनेट 2 हुआ। हाँ एब्सिसा क्या हुई? 8। क्यों? 2 रखो यहाँ पे। अच्छा 4 नहीं 8 ही हो। भाई आप a की वैल्यू ऐसे क्यों ऐसे तो 2 पर इसे क्या आना चाहिए था? फाइंड द एब्सिसा 4 है, सो 2 4, इसके पॉइंट 2 4 आने चाहिए। 2 4 नहीं आ रहे, 2 3 आ रहा अच्छा 2 3 आना है। सो फाइंड द पॉइंट ऑन द ग्राफ वेयर एब्सिसा इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट। तो ये तो 2 3 तो इसमें नहीं आ रहे हैं ना। एब्सिसा इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट। कभी भी ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सर तो 0 और 4 में भी नहीं होगा। कभी भी नहीं होगा, क्योंकि एब्सिसा और ऑर्डिनेट का ये रिलेशन ही नहीं है कि x इज इक्वल टू 2y। कभी होगा क्या ये? देयर इज नो सच पॉइंट। ऐसा कोई पॉइंट नहीं हो सकता है कि एब्सिसा इज ट्वाइस द ऑर्डिनेट, क्योंकि वो रिलेशन ऐसा होगा फिर x इज इक्वल टू 2y ग्राफ होगा, तभी एब्सिसा इज ऑलवेज ट्वाइस द ऑर्डिनेट, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। सो बट 2 बिकॉज 2 4 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर हम देखें तो जैसे 2 और 4 रखें तो 2 रखो और 4 रखो तो आ जाएगा क्या? Yes. आ तो जा रहा है। तो 2 पर हमारा सर कैसे ही था? y की वैल्यू 2 रखो तो x कितना आएगा? 4. रख दो। y अगर हम 2 रखें, x को 4 रखो फिर, तो y कितना आएगा? रख लो। सो 8 माइनस 4/2, तो क्या ये 4/2 क्या 2 आ गया? आ गया। तो 1 2 3 और 4, तो ये पॉइंट कितना आ गया? क्या 2 आ गया? बोलो। तो दैट इज 4 2। क्या एब्सिसा ट्वाइस ऑफ ऑर्डिनेट है? यस सर।
सो और ये ग्राफ किस चीज का है? सर एब्सिसा ट्वाइस होना चाहिए। देख लो, एब्सिसा हाँ इज ट्वाइस ऑफ ऑर्डिनेट 4 2। बोलो। यस सर। सर आपने 4x में लिख दिया। हाँ तो ठीक है ना, एब्सिसा इज ट्वाइस ऑफ ऑर्डिनेट, सो 4 2 इज सच पॉइंट वेयर एब्सिसा इज ट्वाइस द वैल्यू। ऑर्डिनेट। ठीक है, बोलो खुशबू, समझ में आई बात कि नहीं? 1 2 3 4 1 2 3 4। अब आगे देखो, इन द गिवन फिगर, क्या फिगर दिया हुआ है 28 में। तो इन द गिवन फिगर x की वैल्यू पता करनी है, AB पैरेलल टू CD। Now B A, सर A तो 80 हो जाएगा। देखो ये 100 डिग्री है लीनियर तो और ये 110 है, तो मुझे क्या करना चाहिए x का पता करने के लिए? कुछ है आपके पास ट्रिक? सर A से उसको कंस्ट्रक्ट कर कंस्ट्रक्ट कर लें। सो इसको मैं कंस्ट्रक्ट कर लूं, तो इसको दैट इज C कर लूं, ठीक है? सर फिर वो सर एक सर C तो है ना पहले। ओके ओके, तो और कुछ कर लेता हूँ, ये F ही कर लूं, ठीक है? अच्छा ये 100 है, तो 80 कोई नहीं इंटीरियर है। एंगल ड्रॉ, तो सर, आपने ऊपर F ही किसको पैरेलल किया? जरूरत नहीं है। अच्छा। ड्रॉ F ही पैरेलल टू BA, तो बताओ ये कोई इंटीरियर एंगल है। यस सर। यस सर। तो अगर मैं इसे एंगल 1 मान लूं, तो 100 डिग्री प्लस एंगल 1, क्या ये मिलके 180 होंगे? तो 1 is equal to 80. 80 डिग्री हो गया। अब ये 1 और ये, क्या ये पूरा एंगल 110 इसके साथ अल्टरनेट है? क्योंकि ये दोनों भी पैरेलल हुई। यस सर। If two lines are parallel to third line, then these lines are parallel to each other. तो यदि ये जो है ये क्या इक्वल नहीं होंगे? पैरेलल होंगे। तो बोलो, यस सर इनको ट्रांसवर्सल कट कर दी कि नहीं? तो एंगल 1 प्लस x क्या हुआ? क्या यही 110 डिग्री हुआ? बताओ माही। हाँ यस सर तो फिर x की वैल्यू क्या हुई? 30 degree. सही है? अगला देखो 29। In an isosceles triangle ABC, AB is equals to AC. AB is equals to AC. So the bisector of B and C intersected, तो इनके bisector ले लो और वे आपस में कहाँ कट करते हैं? O पर। अच्छा, O को ज्वाइन कर दिया। अब मैंने ये ज्वाइन कर दिया, तो उदयवीर मैं इसको कैसे प्रूव करूं कि OB इज इक्वल्स टू OC? ये हमें प्रूव करना है। और जबकि ये बात आपको बता दी है, ये इसके एंगल बाइसेक्टर्स हैं। सर OAB और OAC ट्रायंगल है। हमें ये प्रूव Yes, करना sir. है कि देखो गिवन क्या है? सर AB इक्वल्स टू AC। AB इज इक्वल्स टू AC एंड BO एंड CO बाइसेक्टर आर एंगल बाइसेक्टर्स। और B and C। P सर हम एंड ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल AOC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। ये दोनों और सर CT से। सर AB is equal to AC दिया हुआ है। कर देंगे। तो किससे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें बताओ? सर पहले तो AB is equal to AC. कौन सा क्राइटेरिया लोगे? सर SAS। एसएस ले लोगे। एसए सर A और C एंगल। एसएस, तो तीसरा एस क्या है? सर एक तो AO कॉमन हो जाएगा, फिर ABC और AC भी इक्वल हो जाएंगे। चलिए प्रूफ देखिए। ये बताइए कि ये एंगल 1 है और ये जो भी है इस तरीके से हो। सर AB और ACO इक्वल। AB क्या AC के इक्वल है? इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO
तो क्या ए बी ए सी के इक्वल है? गिवन है। और टोटल एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल सी। तो C। हाफ एंगल बी किसके इक्वल होगा? हाफ एंगल क्या हाफ एंगल बी को ए बी ओ कहते हो? और इसे ए सी से ओ? तो डायरेक्टली हाफ ऑफ एंगल बी एंड सी। अच्छा बी और सी क्यों इक्वल है? क्या कौन था बी सर क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऑपोजिट एंगल्स अपोजिट टू ईच अदर इक्वल साइड्स ईच अदर नहीं, क्या लिखोगे? इक्वल साइड्स। साइड्स। और तीसरी चीज क्या होगी? सर ए ओ कॉमन हो जाएगा। तो ऐसे एस कहाँ बना? आप तो ऐसे एस बोल रहे सर बन गया ना सर ए बी है फिर एक एंगल और फिर तो ए एस एस बना रहे हो। अच्छा सर साइड बीच में है। तो सर वही बना। और क्या हो सकता है? सर हम ऐसे नहीं कर सकते जैसे ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ और फिर एंगल ए को कॉमन लेके क्या? ए बी इज इक्वल टू ए ओ नहीं, ए बी इज इक्वल टू सर ए सी। ए बी हो गया फिर ए बी हो गया और फिर ए ओ नहीं होगा। तो एस ये हो गया ए एस एस। ए एस एस तो कोई कॉन्वेंसी नहीं होती। सर नो सर सर, एक ही पहले होगा ना। ए बी और ए सी एक हो गई ना साइड, और दूसरी ये हो गई। हाँ। और और फिर सर एंगल हाँ? ए बी ए ओ और सी ए ओ। तो बी ए ओ है। बी ए ओ क्यों इक्वल होगा? ये कहाँ से इक्वल होगा? ये है बाइसेक्टर, वहाँ कहाँ बाइसेक्टर? सर बी और सी ओ नहीं होगा इक्वल। बी और सी तो इक्वल करना ही है, पहले ही मान लोगे तो प्रूव क्या करोगे? तो अब हमें सर ए ओ बी और ए ओ सी को कर सकते हैं। ए ओ बी और ए ओ सी भी नहीं कर सकते। ए ओ बी को किस क्राइटेरिया से करोगे? तो अब हमारे पास और क्या चीज बच रही है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, इतनी बात कह रहा है, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। अब हम और क्या करें? मान लो मैं इसको आगे बढ़ा दूं, तो आगे बढ़ाने पर क्या होगा? है सर पूरा ए बी सी ले सकते थे। ए बी सी ए सी बी। सर फिर वो नीचे वाले ट्रायंगल लेते हैं। चेक करते हैं। ऐसा बुक में सवाल है ना, तो क्या किया जाए? सर ऐसा है नहीं तो फिर नेट पे देखते हैं। अब ये एंगल हो गया और कुछ भी नहीं हुआ। इसको मैं चेक करता हूँ नेट पे, ये पता नहीं चल रहा क्योंकि क्राइटेरिया तो बन नहीं रहा ना। ए एस एस बन रहा है सर फिर वो 90 डिग्री भी हो जाएगा ना। यहाँ से। हाँ सर तो फिर एस ए नहीं तो इसको मतलब सर ऐसे ऐसे हो जाएगा ना फिर बी डी इज इक्वल टू सी डी और ओ डी कॉमन। बी डी इज इक्वल टू सी डी कैसे होगा? क्राइटेरिया भी बनेगा ना। हम क्या रीजन लिखेंगे बी डी सी डी के इक्वल है? चलो इसको चेक कर लेते हैं। इधर लिखा है In an isosceles triangle ABC with AB is equals to AC, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O. Show that OB is equals to OC. तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 7.2 का फर्स्ट। तो इन्होंने क्या किया है? ओ बी सी ए और ए बी ओ ए सी ओ, ए बी ओ ए सी ओ के इक्वल हो गया। ओ बी ओ सी के इक्वल है। ओ बी ओ सी के क्यों इक्वल सर है? सर वो तो प्रूव करना है। हाँ अच्छा, ए बी ओ सी इज इक्वल टू बी, वो तो ठीक है। ए बी ये क्वेश्चन गलत है सर ओ बी ओ सी। ओ बी सी, ओ बी सी वो तो ठीक है, और ओ बी सी है इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी ओ, ये तो बात सही है। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। अरे वाह, बढ़िया बात कही है। ये शुरू से ही कह रही थी कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, लेकिन इसने क्यों कहा ये मैं बताता हूँ। सर कौन? आप ये तो प्रूव भी करना है। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है ना,
इसके लिए किसी कॉन्ग्रुएंसी की जरूरत नहीं है। जरा देखो, क्या जरूरत है? देखो मैं बताता हूं, ये सब कुछ भी जरूरत नहीं था। यहां तक ठीक है? बोलो, ये सब हटा दो। ये तो ठीक है ना? AB इज इक्वल टू AC, तो वो क्या हो गया कि दैट इज AB इज इक्वल टू AC, तो गिवन है ना? तो दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्या इसे OBC और OC भी लिख सकते हो? हाफ एंगल बी को OBC, हाँ दैट इज OBC बोलो, और OCB। क्या ये मानते हो ये दोनों एंगल इक्वल है? यस सर। अच्छा, यदि ये एंगल इक्वल है तो क्या इनके अपोजिट साइड्स इक्वल है? और यही हमें प्रूव करना है। कोई कॉन्ग्रुएंसी चाहिए? नहीं चाहिए ना? पूरा एंगल इक्वल है। यस सर, आइसोसेलेस ट्रायंगल अब आधा भी इक्वल होगा, तो यदि आधा इक्वल होगा तो क्या इसके सामने की साइड भी इक्वल होगी? तो इसके OBC के सामने की साइड क्या है? और OCB के OB, तो दैट इज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। साइड्स अपोजिट। जीतू कन्वर के नाम से कौन है? ये चीज हो गई, समझ आ गई? पहली बात प्रूव हो गई। एम आई ऑडिबल बेटा? Am I audible? क्या कौन हो आप बेटा? रावल? ओके, चलो। नाउ अब देखो सेकंड पार्ट क्या कहता है? AO बाइसेक्ट एंगल। अब प्रूव कर देंगे क्या? यस सर, AB is equal to AC, BO is equal to CO and AO is equal to A. एंगल A टू प्रूव, ये बात सही है। अब ऐसे S बन जाएगा यस सर। इन ट्रायंगल ABO एंड ACO। इन ट्रायंगल ACO, तो देखो AB AC के इक्वल, और सर OBOC, ठीक है ABO और AC एंगल B किसके इक्वल है? एंगल C, दैट इज एंगल्स इक्वल टू, अपोजिट टू हाँ अपोजिट इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स। तो इसका हाफ क्या हुआ? हाफ की हाफ एंगल C, तो हाफ एंगल B क्या ABO है? ABO ACO। ACO, और तीसरी चीज क्या मिल गई? क्या BO भी CO के इक्वल है? सर ये ABO और ACO डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं। सीधे लिख सकते हैं, फिर उसका जस्टिफिकेशन क्या देखिएगा? दो जस्टिफिकेशन देखना है। एंगल ये हो गया और फिर ये दे दिया, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स ना, दीज आर एंगल बाइसेक्टर्स, और ये प्रूव्ड है अब। तो क्या क्राइटेरिया बना बताओ? SS SAS। सो बाई SAS congruency criteria, triangle ABO is congruent to triangle ACO। यदि ये congruent है तो क्या BAO is equals to CAO? So AO क्या हो गया बताओ, अगर ये दोनों इक्वल हो गए? This implies
AO क्या हुआ? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अगला सवाल दें। सर से SSS से नहीं कर सकते? सर ट्रिपल एस से भी कर सकते सही हैं है, ट्रिपल एस से ही कर लेते, सर, इतना ऐसे- लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। सर ऐसे एस ट्रिपल एस ट्रिपल एस ज्यादा अच्छा रहता, कुछ भी ना लिखना पड़ता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? O is the center of circle, find the value of x. In the given figure, O is the center of circle. तो O पर कुछ बना नहीं हुआ है, बस ऐसे ही है। सर वो सेंटर है। चलो ये सेंटर हो गया, और ADB, ADBC ये 2x है, ये x है। यदि ये x है तो दूसरा कौन सा एंगल x है? सर एंगल सर देखिए बोलो सर क्या पूछे? कौन सा है, बोलो खुशबू। सर एंगल बी। B सर अगर ए है तो बी है। भाई, क्योंकि ये दोनों एंगल इन सेम सेगमेंट है, तो अब ये 2x है, ये x है, तो और कुछ हो सकता है कि ये 2x है, सर C को 180 माइनस 2x माइनस x। और हमें x चाहिए, 2x x। सर C को 180 माइनस 3x लिख सकते हैं ना? वो तो लिख सकते हैं, और कोई हमें एक क्लॉज लगाना पड़ेगा। ये क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया? अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, हाँ yes, सर। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने से ये एंगल है, ये कितना है बताओ? 2x, तो ये कितना हुआ? चेक करो, सर 2x ये और ये हाँ सर 2x 2x हुआ। 2x। सर 3x इक्वल्स टू 180। अच्छा, ये 3x हो गया, और इसके अपोजिट का एंगल ये है। सर वो 180 होगा। नहीं, अब जैसे ये चीज हो गई, सर वो तो 90 डिग्री होती है। कौन सा? 3x 90। ये सही बताया, क्योंकि ये डायामीटर है, और डायामीटर से 90 बन रहा है कि नहीं? सही है, आ गई। तो x 30 होगा कि नहीं? यस ज्वाइन AB, और सही है कि नहीं? यस सर सही। तो फिर इसके अलावा यहाँ पर इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी कि इसकी पड़ी, इसकी क्या जरूरत पड़ी? हमें तो यही बस बता देना। तो इसलिए CDB यानी एंगल CDB इज इक्वल टू एंगल CAB। यस तो ये दोनों क्या हो गए? एंगल इन सेम सेगमेंट। ऑफ सर्कल। चलो सर कल बोलो, सर कल होगा कुछ? कल बताओ, कल क्या है? सर संडे। संडे? कल संडे, अच्छा। फिर कल 9 से ही होगा। कल नहीं होगा। कल आपका टेस्ट कब हो रहा है? सर 20। सर 17। तो हमारे पास समय कम है, हमें SST भी करना है, इंग्लिश भी करना है, और अभी सर मैथ्स 9 बजे से होगा। हाँ 9 बजे से कर देंगे। तो नाउ x प्लस 2x कितना हो गया? 90 डिग्री। तो 3x क्या हो गया? 90 डिग्री। x इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। कम से कम मैथ के 5 सैंपल पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके वहाँ ठीक हो पाए। ओके, इतनी बात समझ में आई? यस सर। 1-2 घंटे आने में कुछ नहीं, छुट्टी तो चल रही है नहीं, सर उठाएंगे। तो लेट कर लेंगे। अब टाइम इधर उधर किया जा सकता है, टाइम 7 तारीख को थोड़ा लेट कर दें। जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे। शाम को कहोगे शाम को कर लेंगे।
आपके ऊपर है, जो सुविधाजनक समय में बता देना। तो ग्रुप में बताना है। अरे यही बता दो, वही कर देंगे। वही 345 भी ठीक है। हाँ सर। वो ठीक है, तो वही कर देंगे। चलो नाउ कंस्ट्रक्ट एन एंगल 7.5 यूजिंग कंपास एंड रूलर। सर 15 को बाइसेक्ट कर लेंगे, 31st 60 को बाइसेक्ट करेंगे, फिर 30 को कर देंगे। पहले क्या करो, 60 बनाओ, 60 डिग्री बनाओ और 60 डिग्री को क्या करो, बाइसेक्ट बाइसेक्ट कर दो। फिर 60 डिग्री को बाइसेक्ट करके 30 बनाओ, 30 को बाइसेक्ट करके 15 बना लो, और 15 को बाइसेक्ट 15 को बाइसेक्ट कर लो। ठीक है ना। ये देखो, सबसे पहले यहां से आपने क्या लिया, यहां से एक आर्क बनाओ। अब यहां से 60 ले लोगे, ये 60 हो गया। अब 60 का आधा करो, 30 डिग्री, तो 60 का आधा 30 30 हो गया। अब 30 को मिला दो, 15। पहले 30 मिलाना पड़ेगा ना। मिला दिया, 30 का आधा करो, तो यहां से लो एक और एक, यहां से लो तो आधा हो जाएगा, ये आधा हो गया, ठीक है ना। तो ये जब आधा हो गया तो इन दोनों के बाद इसको भी मिला दो, ये सब डॉट रहेगा। तो पहले हमने 60 किया, 60 का आधा 30, 30 का आधा कितना हो गया, 15 का आधा करो। 7.5। तो 15 के आधे के लिए और इसे छोटा कर देते हैं, ये, और यहां से भी ये हो गया। तो 7.5 समझ में आ गया। और इसे क्या कर लो, बोल्ड कर लो क्या, तो ये हो गया। 7.5 समझ में आ गई बात। सर 7.5 को 7.5 लिख सकते हैं। फीस के लिए बोला था उधर भी। हाँ सर, आज ट्रांसफर ही कर देना। ठीक। ओके, नाउ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। पैरेललोग्राम में एरिया ए बी ई एफ, ए बी सी डी, सो ए बी सी डी ये एरिया हो गया। ये नीचे दिया हुआ है ए बी सी डी, ए बी सी डी दिया है। अब ए बी ई एफ, सर स्क्वायर है तो इसी में पैरेलल लाइन ली गई, देख रहे हो, और ये ऐसे ले लिया गया है, और ये सर 45 सेंटीमीटर साइड से लेंगे। ये चीज है। अच्छा ये बताओ, ये थ्योरम आपने पढ़ी है, वैसे तो हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम छोड़ दिया चैप्टर। सो द पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। क्यों इक्वल इन एरिया? क्योंकि जो पैरेललोग्राम होता है, क्या उसमें हाइट इनटू बेस इसका एरिया होता है, बताओ। Yes, sir. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? हाफ Half into base into. पैरेललोग्राम इज नहीं, दैट इज हाई बेस इनटू हाइट। फिर से देखो, आप ना करना, ये बताओ ये क्या है, क्या ये पैरेललोग्राम है? अगर मैं यहाँ पे मिला दूं तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? बोलो। और इस ट्रायंगल का एरिया क्या हुआ, क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट? जैसा बेस इनटू तो इसका एरिया क्या हुआ, Half into तो टोटल का एरिया क्या हुआ, base. बेस है कि नहीं? और समझ है कि नहीं? तो बेस इंटू हाइट। अच्छा अब एक और बात बताओ, तो ये जो हमारा ये बन रहा है रेक्टेंगल, क्या ये भी एक पैरेललोग्राम है? बताओ, ये वाला। Yes. और जो वो दे रहा था
क्या वो भी एक पैरेललोग्राम था? ये वाला यस ये दो अलग अलग चीजें हैं, देख रहे हो? तो एक हमने रेक्टेंगल लिया है और एक कैसा पैरेललोग्राम जैसा शेप का लिया है, बोलो ये लिया है कि नहीं? क्या इन दोनों का बेस सेम है और इन दोनों की हाइट सेम है? तो बताओ एरिया किसका ज्यादा हुआ? इक्वल। क्योंकि भाई हाइट तो इसकी भी वही है और बेस दोनों के सेम बेस है, तो वो स्टेटमेंट क्या हुआ? टू पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ये जो चैप्टर में छोड़ा है ना, 8th चैप्टर छोड़ा कि 9th है ये, सर 8 तो उसी का है। समझ में आ गई बात? तो मैं ये लिख देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, आगे काम आएगा। तो क्या लिखते हैं बताओ? पैरेललोग्राम्स सेम on same base and between same parallels are equal in area। ठीक है? सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। अब जरा देखो कि इनका एरिया सेम हो गया, तो जो वो पूछ रहा बताइए कि एरिया ए बी ई एफ सेम होगा क्या? सो एरिया ए बी ई एफ इज इक्वल्स टू एरिया ए बी सी डी। बोलो यस सर। भाई एबव क्रॉस, क्योंकि उनका बेस ए बी हो गया, अब पैरेलल क्या एफ सी और बी हो गए, यस as they are between same parallels and on same base AB। यस सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या है? एरिया ट्रायंगल ABD। तो सर पहले का आंसर हो गया। चाहे कितने भी हों, ये देख लो सर नंबर सर नहीं लिखना। सर 45 डिग्री होगा इसका। सर साइड तो 40। ये देखो, एक पैरेललोग्राम ऐसा है, इसका एरिया, और अगर मैं दूसरा पैरेललोग्राम ऐसे बना दूं जो और कोई हो, कहीं भी बनाओ पैरेललोग्राम बना दो, तो क्या उनका भी एरिया सेम होगा? एक ये पैरेललोग्राम और एक का एरिया सेम होगा, हाँ यस। चाहे कितने भी बना लो। लेकिन बात कुछ और मैं कहना चाहता हूं कि ये देखो ई, ये लाइन है और ये लाइन है, बोलो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है? अच्छा ये मैं मिला दूं माही, तो इसका एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, तो क्या वो इस पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा? यस सर। भाई हाफ इंटू बेस, ये तो टोटल बेस इंटू हाइट है, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? हाफ BH। हाफ इंटू बेस। अच्छा उधर भी एक और बात बताओ, अगर मान लो मैं एक ऐसा ट्रायंगल बना दूं तो भी क्या उसका हाफ BH होगा? नो सर। सर ये इसका ठीक है। 1/4 भी है। ये ज्यादा है किसका? इस वाले ट्रायंगल का, सर होगा। हाँ सर इसका भी हाँ। क्योंकि माही बता रही है कि जब ये बेस है और इसकी भी हाइट है और इसकी भी हाइट है, तो क्यों नहीं होगा? हाँ ये सर होगा। बोलो, तो क्या ये कहना माही का ठीक है कि द ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल एंड ऑन सेम बेस आर इक्वल इन एरिया? बोलो, तो अगर मैं कोई भी ट्रायंगल बनाऊं, जैसे इसमें कोई ट्रायंगल बना हुआ है क्या? तो ADB, सो वो क्या होगा? जैसे ADB ले लिया, ADB, तो क्या उसके लिए भी बेस B ही है यस सर। Yes. और उसकी भी हाइट H ही है, यस सर। तो उसका एरिया हाफ BH होगा। ये सर BH 90 है तो हाँ। हाफ BH होगा। और ये भी कहा जा सकता है कि ट्रायंगल ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर हाफ of the area of parallelogram on same base and between same parallel। बोलो बात समझ आई? कि जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा, यदि वे भी सेम बेस और सेम पैरेलल, क्योंकि उसका BH है और इसका हाफ BH है। तो आप इतना लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझाने की बात बताई आपको। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बताओ? ADB का, क्योंकि H तो वही है, तो इसलिए एरिया
ADB सर ना फाइंड नहीं करना, सीधा ये लिख देना। यही लिखना है बस, इसी के टर्म्स में ये हो गया आंसर, ABCD के टर्म्स। हाफ और एरिया ABCD बोलो, ये क्योंकि ट्रायंगल ऑन सेम बेस समझ में तो आ गई ना बात, ट्रायंगल ऑन सेम बेस इज हाफ। और तीसरा BEF जरा बताओ, B सर ये भी तो हाफ ही होगा। इसको समझना पड़ेगा। अब ये बात वैसी नहीं रहेगी जैसी, हाँ बताओ। अच्छा सर ये उस चैप्टर से भी दिया जो नहीं आ रहा। सर जो हमने नहीं पढ़ा उस चैप्टर से भी। उससे भी दिया है, लेकिन फिर भी बता देते हैं आपको। अब जरा देखो, BEF ये रेक्टेंगल है, यस सर। तो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो इसके इक्वल है। और अगर मैं रेक्टेंगल में एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो क्या ये BEF हो जाएगा? सर DF क्या है? देख लो DEF नहीं पूछा गया है, BEF। DF जरा ये देखो भाई, ग्रीन वाला जो पार्ट है उसका आधा है, अब ग्रीन का एरिया क्या रेड के एरिया के सर इक्वल ये है? 45 तो अब उसको भी हमें इसी टर्म्स में लिखना है, ठीक है? तो क्या लिखना है कि एरिया बताओ BEF क्या है? क्या ये हाफ एरिया? ऑफ ABEF ये सही बता रहे हैं ABF, लेकिन ABEF का एरिया क्या है? 90 क्या ये ABCD है? 90 तो डिग्री होती, कोई एरिया थोड़ी होता है। 90 सेंटीमीटर। अच्छा ये समझ नहीं, अच्छा 90 सेंटीमीटर दिया है क्या? हाँ सर सर दिया है। ध्यान सर देखो। ABCD तो ये 90 सेंटीमीटर, फिर इसे क्या लिखें? 45। ये सही बता रहे हो, 90 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सही हो गया। अब ये देखो, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? यस कि मैंने इसको इसको ये लिख दिया, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 कहा गया क्या? बोलो, फ्रॉम इक्वेशन 1, इज इट करेक्ट? अब देखो, फिर सर इसका क्या आएगा? हम्म, सर डिग्री है इसका। 45 डिग्री नहीं सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। चलो कितना आ जाएगा बताओ? ABCD का एरिया कितना है? फिर से बता दें क्या, कुछ पूछना है अनुराग? नो सर। समझ आ गई बात? अब देखो आगे की बात, 33rd find the ratio of curved surface area of two cones if the diameter of their base are equal and slant heights are in this ratio. Okay. दो कोण दिए हैं, क्या उनका डायमीटर सेम है? यस सर, तो रेडियस भी सेम है। और स्लैंट हाइट का रेशो है, पहले की स्लैंट हाइट कम है और दूसरे की ज्यादा है, तो ऊंचा होगा तभी ज्यादा होगी, वरना कैसे ज्यादा होगी? क्या दोनों का डायमीटर सेम लग रहा है? नो सर। लग रहा है, देखो लग नहीं रहा है? मैं देख नहीं रहा है। यहाँ देखो ना, नहीं दिख रहा है क्या? तो डायग्राम में दिख रहा हो, रेशो इफ देयर डायमीटर्स आर इक्वल, अगर इनका डायमीटर d है तो इसका भी डायमीटर क्या है? डी। अच्छा, इसका फिर रेडियस भी r होगा हाँ। और इसका रेडियस r होगा। अगर ये इसका जो स्लैंट हाइट है ये 3x हुआ, क्योंकि 3:4 है ना, ये 4x। तो इसकी स्लैंट हाइट क्या हो गई, यानी L1 और ये L2 हो गई 3:4। ये भी कह सकते हो कि L1/L2 3:4 है, बोलो। यस। अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों का पूछा गया है,
तो CSA ऑफ 1 और CSA ऑफ पाई आर पाई आर L1 बोलो यस L2, क्योंकि R तो सेम है ना, तो L1 बाई L2 को क्या लिखें? C/4। X की भी जरूरत नहीं है ना, ये सब कुछ मतलब ऐसे ही आ जा रहा है हमारा, नहीं? ठीक है, एक देख लो रेडियस सेम है, L1 L2 इनका क्या है, कर सकते से, तो L1 बाई L2 3/4 है। उधर भी समझ में आई बात? यस सर। अब ठंड पड़ रही है, कभी कभी अगर कुछ हो तो स्वेटर पहन के आया करो, थोड़ा ठंड है ना, जैकेट है, स्वेटर पहन के आया। The sides of the triangle are this and this and their area is x√10. तो क्या क्या साइड्स हैं? x, x+1, 2x - 1, x 2x - 1 और एरिया दिया है, तो ये हेरोन्स फार्मूले से ही हो सकता है और कोई तरीका नहीं है। s क्या है? a + b + c/2। तो ये क्या हो गया? 4x/2। क्या ये 2x हो गया? 1 से 1 गया ना, तो एरिया क्या हो गया? S ये चीज हो गई, तो दैट इज 2x, 2x - x, 2x - x+1, 2x - 2x - 1। ठीक है, तो 2x × x, और यहां जरा सब्ट्रैक्ट करो, खोलो ब्रैकेट, सर माइनस 2x - 2x + 1। अब देखिए 2x और ये x - 1, से वो प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस हुआ और ये प्लस, तो ये 1, सर कट क्यों? तो ये कितना हो गया? 2x² × x - 1 रूट में, और ये एरिया दिया कितना है बताओ? x√10, x√10 दिया है। इसमें से x बाहर आ जाएगा क्या? जोड़े में, यस तो इसका x इसके x से कट जाएगा, बोलो। और √10, अब √10 का भी स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, तो 10 और ये 2x - 1 स्क्वायर कर दिया ना, यस 2 से इसमें डिवाइड करो तो क्या 5 आ जाएगा, तो x क्या आएगा? 6। वहीं पूछो कहां से पूछती हो, बताओ। एनी इशू उधर भी? नो सर। समझ आ गई बात? तो x 6 सेंटीमीटर है, वैसे सेंटीमीटर तो नहीं दिया, 6 यूनिट है। जब कुछ ना दिया हो तो यूनिट ले लो। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, साइंस का भी पेपर ले जाना आप लोग। सर साइंस का भी आपको तो मिल गया ना वो जो कल कर रहे थे, तो आप लोग ले जाना, भी हम जीरोक्स निकाल लेंगे। तेरे पास हाँ आप लोग को मिल गया है।
A batsman in 12th inning makes 63 runs and thereby increases his average score by 2. What is average after 12th inning? Sir, 65 by 12. तो in his 12th inning makes a score 63 runs और तो and thereby increases his average score by 2. What is the average? So उसका एवरेज 2 से बढ़ जाता है, तो 11 इनिंग में उसने कितने रन बनाए? 63. मान लो x1 प्लस x2 से लेकर, सर 12 इनिंग में देखो ये जो 11 इनिंग था इसमें उसका एवरेज का 60 50 सर 12 इनिंग है ना। हाँ ठीक है, 63 रन्स मेक्स ए स्कोर एंड देयरबाय इंक्रीजेस हिज एवरेज बाय 2. 63 रन बनाता है और उसका एवरेज बढ़ जाता है. व्हाट इज एवरेज आफ्टर 12th इनिंग? कुछ कमी दी गई है क्या? 2 रन, 63 रन बनाता है तो और प्लस 63 रन बनाता है और एवरेज बढ़ जाता है. अब इसका कुछ एवरेज है, मान लीजिए इसका एवरेज है x बार 11 इनिंग का. अब वो अगर 12th इनिंग में 63 रन बनाए तो क्या उसका एवरेज x प्लस 2 हो जाएगा? यस सर। यही तो कह रहा है Yes. कि यदि वो 63 रन बनाए तो उसका एवरेज 2 बढ़ जाता है. जैसे आपकी परसेंटेज 61 है और कुछ ऐसा स्कोर करो अगले पेपर में कि वो बढ़ जाए, ऐसा नहीं. तो फिर क्या हुआ बताओ? प्लस x11 प्लस 63 बनाए क्या उसने, और ये टर्म है क्या, और अब उसका एवरेज कितना हो गया? बोलो ये बात सही है? यस सर सही है। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस चीज को मैं x1 प्लस x2 से लेकर और प्लस x11 और बाई यहाँ पर 12 लिख सकता हूँ और प्लस 63 बाई 12 लिख सकता हूँ, या 12 को उधर ही ले लो तो तब क्या होगा बताओ? x1 प्लस x2 और प्लस x11 और प्लस 63 है और 12 को वहां ले लो तो क्या होगा? क्या x बार प्लस 2 इंटू 12? बोलो सही है? ये समझ में आई बात कि नहीं भाई? अगर नीचे 12 है तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगा. वो कह रहा है 11 इनिंग में जितना उसका एवरेज था उसने 12th इनिंग में इतना रन बना लिया कि अब उसका एवरेज x प्लस 2 हो गया. मान लो उसका एवरेज घटिया चल रहा है, वो 40 का चल नहीं रहा था है. सर, आफ्टर 12 पूछा आपने 11 लिख दिया। हाँ, यानी 11 इनिंग तक उसका जो एवरेज था उसने 12th इनिंग में, जैसे मान लो आपका कुछ स्कोर है, आपने 10 20 और 10 20 ऐसे कुछ नंबर पाए 4 इनिंग में, बोलो कितने एवरेज है? 60/4. क्या ये 15 नंबर का एवरेज है? लेकिन आपने अचानक एक ऐसा रन बनाया, इतने रन ठोक दिए, 30 रन ठोक दिए 5वें में, तो बताओ आपका एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 30 30 30 90/5. तो अभी कितना हो गया बताओ? एक का बढ़ गया एवरेज, यही है 30 30 30 90/5. 5 कम 5 सर 8 होगा। हाँ, 3 का एवरेज बढ़ा लिया कि नहीं? सिर्फ एक इनिंग अच्छी खेल के आपने अपना एवरेज 3 का बढ़ा लिया कि नहीं? उसने एक में अच्छे नंबर पा लिए 12th इनिंग में, तो क्या उसका एवरेज बढ़ नहीं जाएगा? 11th इनिंग तक जितना एवरेज था क्या उसमें इसमें 12th इनिंग में उसने ज्यादा नंबर बना लिए, ये ज्यादा रन बना लिए, तो एवरेज बढ़ गया कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? बोलो. अच्छा अब मैं 12 यहाँ ले लूं, एवरेज को मैंने 2 बढ़ा दिया कि नहीं? जैसे यहाँ देख लो इस 30 यानी बात, तो 2 उधर ले लिया. इसकी वैल्यू बताओ, ये क्या लिखूं? क्या 11x बार लिख दूं? चेक करो ये वैल्यू क्या है, फिर से देख लो. क्या x1 और प्लस x2 से लेके x11 क्या है? क्या ये 11x बार है? ये उधर चला गया ना? यस सर। नहीं, डिवाइड तो अब मैं इसकी जगह क्या लिखूं? क्या 11x बार और प्लस 63 इज इक्वल टू 12x बार और प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई. फिर से बताऊंगा दूसरे मेथड, समझ लो, नहीं समझ आया तो फिर से बताऊंगा. इतनी बात समझ आ गई? तो अब ये देखो कि ये क्या हो गया, 63 में माइनस x कर दी, -2 कर दो और उधर क्या लिखो? क्या 12x बार माइनस 11x बार, तो x बार कितना हुआ? क्या 61. तो उसका एवरेज क्या था? सो व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 12th इनिंग? x बार 61 है, 61 आ गया.
व्हाट इज द एवरेज आफ्टर 12th इनिंग? 12th इनिंग खेलने में इसको फिर से करना पूरा ही करना पड़ेगा कि a batsman स्कोर 63 रन 12th इनिंग में इतना बनाता है और उसका एवरेज बढ़ जाता है 63 रन बनाने के बाद। इसको चेक करते हैं। A batsman in his 12th inning makes a score of 63 runs and thereby increases his average score by 2. What is his average after 12 innings? ओके यानी अब ये देखो कि उसका एवरेज है x बार, ठीक है। लेट हिज एवरेज बिफोर 12th इनिंग कितना है? क्या x है? अगर एक एवरेज x है तो 11 इनिंग में उसने 11x बनाए होंगे। भाई तुम्हारा अगर मान लो 60 मार्क्स है तो आपका माना जा सकता है कि 5 सब्जेक्ट में हर एक में 60 पाई होगी या 300 नंबर पाई होगी 500 में से, ही तो बात है। x एवरेज का मतलब क्या है कि हर एक में लगभग उतने हैं। तो उसके 11 में कितने मार्क्स आए 11 इनिंग्स पे? x इंटू 11 है ना। सो टोटल रन्स इन 11 इनिंग बताओ, क्या 11x है? बोलो, समझ Yes, आएगा yes. ये? अगर x उसका एवरेज है तो 11 इनिंग में उसने कितने बनाए होंगे? 11x। अच्छा, नाउ आफ्टर 12 इनिंग क्या हुआ? तो 11x तो वो रन बनाए और 63 ये रन बनाए, तो 12 इनिंग में उसने, अब उसका एवरेज कितना हो गया? क्या x + 2? तो 12 इनिंग में टोटल इतने ही रन तो बनाए। भाई जो एवरेज होगा 12 इनिंग में उसने उतना रन बनाया, क्योंकि उसका एवरेज इंप्रूव हो गया ना। तो ये तो एवरेज पर इनिंग है, तो 12 इनिंग में इतने बनाए, ठीक। अब हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो 11x + 63 इट इज 12x + 24। तो बताओ अब 12x - 11x, तो यहाँ क्या हो गया? इसको 39 कहा जा सकता है, बोलो। तो उसका एवरेज कितना था? 39। तो बताओ ये तो 39x था, तो 12 इनिंग के बाद उसका कितना एवरेज हो गया? 2। सही है। सो हिज एवरेज आफ्टर 12th इनिंग इज x + 2। क्या ये 41 हो गया? सही है। पूछना है तो पूछ लो कि समझ में आ रहेगा। फिर आगे चलो आगे देखो। A die is rolled 300 times and following outcomes are recorded. Find the probability of getting a number more than 4. तो कितनी बार उसको more than 4 आए हैं? Probability 1 आया, 2 आया, 3 आया। More than 4 का मतलब क्या है? कि 5 या 6 आ जाए। से 90 बार आया। तो 5 या 6 कितनी टाइम्स आया है? 90। That is 5 or 6. So number of outcomes जो भी है 5 और 6 के, और टोटल वो जो भी है ट्रायल्स, उसने कितने ट्रायल्स के, कितनी बार ये आया? तो कितनी बार आया बताओ? 60 + 30 टाइम्स, और टोटल 300 प्रयास किए गए। तो 3 से कट कर दो, 3 3 या 9 और 10 3/10 आया। सर 10/3। अच्छा
नहीं, प्रोबेबिलिटी है तो 1 से कम ही होती है। सर अच्छा, 0.3 आ जाएगा। लेस देन 3 के लिए क्या करोगे? सर 100 to 300। सर 60 plus 40 to 300। सही है, मतलब 1 2 लाना चाहते हो ना? So probability 1 or 2? So number of outcomes 1 or 2 or total trials? 42 plus 60 कितना होता है? 102। 8 4 से कट जाएगा। सर इसको 0.3 नहीं लिखेंगे? हाँ? लिख देंगे। 4 2 जाए, 4 8 जा, 22 से निकलेगा। 51 और 150 यही आ रहा है। अब तो नहीं कटेगा, किसी से और कटेगा? 3 से कटेगा। 3 1 जा 3 3 7 जा 21। 3 5 जा 50 हो 17 by 50। 35th क्वेश्चन देखो। 35th क्वेश्चन क्या कह रहा है? -3√3 plus √2 और -3√2 upon √6 plus √3 और प्लस 4√3 upon √6 plus √2। ठीक है, अब देखो एक एक करके सॉल्व करो, रेशनलाइज करेंगे इसको कंजुगेट से। एक एक करके करिए। √3 minus √2। तो क्या लिखेंगे बताओ? √3 minus √2। और ऊपर भी यही करेंगे। यस सर। तो क्या हो जाएगा? ऊपर तो -3 लिखो, -3 minus √2। √2 और नीचे क्या हो जाएगा? क्या 3 - 2 √3 का स्क्वायर यस सर। माइनस √2 का स्क्वायर। सो √3 का स्क्वायर a प्लस b a माइनस b क्या होता है? a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये -3√3 आ गया और नीचे क्या और क्या आ गया? क्या +3√2 बोलो, और अपॉन में 1 आ गया क्या? देख लो, या 3 - 2 लिख लो, तब तो 1 आया। -3√3 और +3√2 वही समझ में आई बात। अब अगला देखो। सो -3√2 और √6 plus √3 इसको मल्टीप्लाई करो। तो कैसे करेंगे? -3 √2 इंटू √6 को क्या √12 लिखा जा सकता है? चेक करो। √2 इंटू √6 मल्टीप्लाई होता है ना, √a इंटू √b √ab, और इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस हो गया 6 और 3√6 और नीचे आ जाओ तो √6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 और √3 का स्क्वायर 3। ये समझ में आई बात? तो अभी 3 कॉमन ले लो, 3 का हमारा काम नहीं है, बाकी अंदर रखो। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्या नीचे के 3 से कट जाएगा? सर वो ऊपर वाला उसके बाद से आपने कैसे किया? ये 3 से 3 कट गया, -√12 प्लस 6 बोलिए कहाँ से? सर वो आया कैसे? -3√3 plus 3√2 देखो, by 3 minus 2। ये 3 से इसको मल्टीप्लाई 3 से इसको, और से नीचे आ रहे हैं ये ना √2 से √6 का किया तो √12 और √2 से √3 का किया। ठीक, अब इसका करो 4√3 अपॉन √6 प्लस √2 कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो क्या हो गया? 4√18 और माइनस 4√6 तो 6 - 2। क्या 4 कॉमन ले लें? क्योंकि 4 तो कट जाएगा ना, बोलो।
तो ये √18 है और माइनस √6। क्या √12 को क्या समझते हो बताओ? क्या 2 इंटू 3 समझते हो? बोलो। यस सर। तो मैं इसे क्या लिख दूं? क्या 2 तो कॉमन आ जाएगा ना, जोड़ा बन के, और प्लस √6। √18 को क्या समझते हो? ना तो 3 कॉमन आ जाएगा क्या? 3√2। सब चीजें आ गई। अब क्या मैं सबको इसमें प्लेस करके जोड़ दूं? तो अब इसी में सब में जोड़ दूं तो -3 अपॉन √3 प्लस √2 माइनस 3√2 अपॉन √6 प्लस √3 और प्लस 4√3। अब देखो पहले की वैल्यू क्या रखूं? क्या -3√3 प्लस 3√2? और सेकंड देखो इसे क्या लिखूं? माइनस तो पहले लगा ही रहने दो और प्लस, सही है। ये निगेटिव लगाया है, निगेटिव ना छोड़ना, ये निगेटिव बीच में है ना। तो -3√3 और भी कहीं √3 में कोई चीज दिख रही है? देख लो ये प्लस है, प्लस 2√3। तो क्यों मैंने √3 के साथ लिखूं होमोजीनियस टर्म्स जिससे जुड़ घट सकें? तो क्या लिखूं? प्लस √3। ये दोनों एक साथ लिख दी क्योंकि ये √3 वाली है ना। अच्छा ये क्या है? 3√2 और कहीं √2 दिख रहा है? सर तो 3√2 और प्लस 3√2 ये दोनों एक साथ लिख ली। अच्छा क्या ये -√6 है और ये भी -√6 है? सब कट जाएगा। कैसे कटेगा? नहीं सर। तो फिर क्या हो जाएगा बताओ? -3√3 और 3√3। अब इसमें √3 कॉमन लो तो अंदर क्या बचा बताओ? क्या -3 प्लस 2? सर ये दोबारा समझाएं। फिर से बता रही है, ये समझ आई बात? √3 कॉमन जाए तो -3 प्लस 2 आया। अगर इसमें बताओ 3√2 प्लस 3√2 कितना होता है? सर 9√2। नहीं, √2 कॉमन ले लो तो पता चल जाएगा। अभी समझ में आया? अच्छा ये क्या होगा फिर बताओ? सर तो प्लस हो जाएगा। प्लस नहीं होगा। रूट ऐसा करने के लिए फिर -√6 कॉमन लो तो क्या 1 + 1 -√6 तो इसका 1 इसका 1। सर पहले वाले का √3 -3 + 2 कैसे है? √3 कॉमन ले लिया तो इसका -3 इसका 2। तो क्या आ गया कि पहले वाले में -√3 आएगा क्या? -1 अंदर बचेगा कि नहीं? तो क्या लिख दें बताओ? -√3 और दूसरे वाले में 1 क्यों? हाँ, 6 और ये 2। ये चीज आ गई। यही इसका आंसर है। अब देखो इसको फिर से समझना चाहते हो? बता देते हैं। ये देखो ये है इसका कंजुगेट, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर और ऊपर मल्टीप्लाई। ये 1 आ गया और इसको अंदर ले लिया। यस इसमें इसका कंजुगेट तो इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया और सबको अंदर ले लिया। 3√2 में जब इसको किया तो -3√12 और माइनस माइनस प्लस और 3√6। लेकिन नीचे 3 आ रहा था तो मैं फिर से बाहर 3 निकाल लिया क्योंकि 3 कटना चाहिए। अब -√12 लेकिन √12 क्या होता है बताओ? 2√3। ये देखा आपने? यस तो 2√3 और ये 6 को कुछ नहीं कर सकते। यहाँ आओ, इसके कंजुगेट से किया, नीचे वाले के कंजुगेट से, तो ये 6 - 2 आया और फिर सबको अंदर ले लिया तो 3 और 6 मिलकर 18 हुआ और देखो 3 और 2 मिलकर 6 हुआ। 4 आ रहा था नीचे तो 4 में फिर से बाहर निकाल दिया। लेकिन √18 को क्या 3√2 लिखा जा सकता है? यस और फिर सारी वैल्यू लिख दी। √3 वाली टर्म एक साथ रखी, √2 और सर ऊपर वो जो थे उसको तो आपने लिखा?
कहाँ? सर इसमें नीचे में क्या किया? ये ना, हाँ यही चीज फिर से लिखी। अच्छा। और इस वाले की जगह क्या ये लिखा, और इस वाले की जगह क्या ये लिखा, और ये लिखा। लेकिन √3 एक साथ रखोगे तभी तो उसको कंप्यूट कर पाओगे। और √2 को एक साथ रखो, ये दोनों एक साथ रख दी, प्लस प्लस में थी, और ये -√6 बोलो, समझ आ गया? यस। चलो अब आगे का देखो। नेक्स्ट इज ओके। अगला सवाल देखो 36। तो कल आपकी 3:45 पे क्लास होगी, ठीक है? ओके शाम की होगी। x³ + ax² + bx + 6 के एक ये फैक्टर है, और लीव से रिमाइंडर दिस व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x - 3 देन द वैल्यू ऑफ a and b। तो अगर x³ + ax² + bx + c, अनुराग क्या करोगे बताओ? तो क्या करना है? ये एक है, और इसका एक फैक्टर कह रहा है x - 2 है, और x - 3 से डिवाइड किया जाए तो 3 रिमाइंडर बचता है। तो मैं कैसे a और b की वैल्यू निकालूं? यहाँ ऐसा क्वेश्चन नहीं समझ। कह रहा है कि जब x - 2 से डिवाइड किया जाता है तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और कोई फैक्टर नहीं बचता। तो यदि ये इसका फैक्टर है, इट्स फैक्टर है ना, तो रिमाइंडर क्या बचेगा बताओ? 0। तो फिर x = 2 लिख लें। अब मैं इसमें 2 डालूं तो क्या रिमाइंडर 0 होगा? बोलो किसमें? भाई, अगर कोई चीज किसी का फैक्टर होती है तो मैं उसको 0 रखकर इसमें डाल दूं तो 0 होगा कि नहीं? एक इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं डाल देता हूं 2, तो 2³ + a² क्या ये 8 + 4a + 2b + 6 है जो कि 0 है? बताइए। अब 2 से पूरे को डिवाइड करो तो क्या ये 2a + b + 7 = 0? बोलो, समझ में आ गई बात? 2 डाला, रिमाइंडर 0 है। और ऐसा क्यों आया? रिमाइंडर या फैक्टर थ्योरम भी लिख सकते हो, क्योंकि फैक्टर है तो 0 आएगा। इसे फैक्टर थ्योरम लिख लो क्योंकि फैक्टर है ना, ठीक? और x - 3 में से अब उसको रिमाइंडर से लिखो, रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3। तो x - 3 को 0 रखो तो x क्या है? 3। अब 3 इसमें डाल दो और रिमाइंडर को क्या लिख लो? 3। तो मैंने 3 डाल दिया। 3³ + a3² + b3 + 6, वो तो 3³ कितना हुआ? 27। और 9a और +3b और +6, क्या इसी को मैं लिखूं रिमाइंडर? रिमाइंडर कितना है? 3। अब जरा 9a और +3b को एक साथ रखो तो वहां क्या क्या जाएगा? सर 27 तो 9a + 3b कितना हो गया बताओ? 27 भी निगेटिव है, क्या -33 है? और 3 - 33 कितना होता है? सर 30 -33 से डिवाइड करो, -10। इसको भी जरा देखो, इसको क्या लिखा जा सकता है? -7। इन दोनों को एक साथ लिखो। तो वो 2 होगा ना, आपने दोनों को 1 डाला। अब देखो 2a + b कितना है? 7 -7 और 3a + b। -10। अब नीचे के साइन चेंज करके सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्शन का मतलब तो साइन चेंज होता है ना। तो ये कट गया, प्लस माइनस। यहाँ कितना बचा? a माइनस का है। माइनस यहाँ कितना बचा? सर 3 3 बचा, प्लस वाले का बचा, बड़े वाले का बचा। तो a कितना हो गया? -3। अब a किसी एक में -3 डालो, किस में डालना पसंद करोगे? क्या इसमें डालना है? यस किसी एक में डाल दो।
सो 3a plus b is equals to 10 minus 10 और a की जगह क्या डाल दिया जाए -3 और प्लस b is equals to minus 10 तो -9 minus 10 तो b कितना हो गया क्या b -1 बोलो यस देखो ये सवाल तो आपसे करवाएंगे आप। सर हाँ सर यहाँ पे आपने जहाँ पे आपने B2 दिया हुआ है आपने 8 + 4a + 2b + 6 को 4a + 2b + 14 कैसे किया? तो 4a + 2b और 8 और 6 को जोड़ दिया ना तो सर 8 और 6 तो 14 और नहीं सर उसके नीचे 2a + b + 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया 0/2 कर दिया इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया सब में 2 से डिवाइड कर दिया तो 0/2 तो 0 ही होता है मैंने इसमें भी 2 से डिवाइड किया और इसमें भी या फिर 2 कॉमन लेके 0/2 कर दो मत डिवाइड करो ऐसे इसमें तो अगर डिवाइड ना करें 4a + 2b + 14 ऐसे छोटा करोगे तो आसानी रहेगी छोटा कर दिया इसमें भी 3 से किया तो कोफिशिएंट सेम होगा कि नहीं यहाँ पे करेंगे अच्छा बाद में क्या किया हैं? 3a + b = -10 में -3 पुट कर दिया अब देखो -30 यहाँ से 3 कॉमन लेके 3 से डिवाइड कर दो या 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो बोलो एक बार देख लो सवाल सर वो पूरा लिखना है कि x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ या फिर x इक्वल देखो ये है रिमाइंडर थ्योरम और ऊपर वाली क्या है फैक्टर थ्योरम क्योंकि वो फैक्टर था तो फैक्टर थ्योरम में वो रिमाइंडर है सर आपने वो ऊपर ये क्वेश्चन का हाँ बोलो क्या क्वेश्चन ठीक है ऐसा है मैं बता दो सर लिखना शुरू करें हाँ करो